हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वेदांत अकेडमी। हम इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी सीरीज है उसमें 10th क्लास की सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट बी के साथ उसके 2 हिस्से में हमने पढ़ना है। उसमें जो दूसरा हिस्सा है वो आज हम कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर सेक्टर्स इन इकोनॉमी, उसमें हमने अब तक क्या क्या कवर किया था। जैसे कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कवर की थी, कितनी प्रकार की एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उन सेक्टर्स की। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद जीडीपी का कैलकुलेशन किस आधार पे होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द सेक्टर्स, उसके हिसाब से हमने जीडीपी का कैलकुलेशन करना सीखा था। और उसके अलावा हमने क्या देखा था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक्स की, किस तरीके से सेक्टर्स की, अलग अलग सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, अलग अलग सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस चेंज हुई, एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ, डिमांड चेंज हुई, तो कंट्रीब्यूशन उनका चेंज हुआ अलग अलग कंट्री में। डेवलप कंट्री का एक पैटर्न देखा कि डेवलप कंट्री में किस तरीके से पिछले बीते कुछ 100 सालों में हमारा जो टर्सरी सेक्टर है उसने ग्रो किया, ज़्यादा जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसने दिया। अब हम कंपेयर करेंगे उन उन जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो पैटर्न है या इन जनरल जो पैटर्न है वो इंडिया के साथ, कि इंडिया में ये किस तरीके से हुआ, अलग अलग सेक्टर्स में कब और कैसे कंट्रीब्यूशन और साथ में एम्प्लॉयमेंट हमारा चेंज हुआ। आइए शुरू करते हैं। अगर हम ग्राफ को देखें, ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। क्या दिखा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में प्रोडक्शन जो है वो शो करेगा। 1973 और 2013 और 14 के बीच में एक कंपैरिजन होगा। We have used data for these 2 years because data are comparable and authentic. You can see how total production grown over 40 years. 40 सालों में किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा। देखते हैं इस ग्राफ को। अगर हम बात करें जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब 1973 एंड 1974 में वैल्यू के बेस पे बात करें तो वैल्यू तो हमारी बड़ी है ही। अब देखो, तब हमारी वैल्यू अगर इन करोड़ की हम बात करें तो 500 करोड़, लगभग हमारी 6 से 7 करोड़ के 700 करोड़ के लगभग हमारी वैल्यू थी। बट अब कितनी है? 5,500, ओ सॉरी 500,000, 5,500,000 करोड़ हमारी हो गई टोटल। यहां पे हमारी 500,000 थी, 500,000 करोड़, तो ये टोटल वैल्यू तो चेंज हुई है। अब इसमें आप एक चीज और देखिएगा कि अलग अलग सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम 2013 और 14 की बात करें डायरेक्ट, तो टर्सरी सेक्टर जो है हमारा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, डायरेक्टली दिखता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो हमारा सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है और टर्सरी सेक्टर फर्स्ट नंबर पे। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे कम, तो तीसरे नंबर पे वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है वैल्यू के बेस पे। बट अगर हम 1973 1974 की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, टर्सरी सेक्टर है वो दूसरे नंबर पे सपोर्ट करता था, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सबसे कम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला जो है वो हमारा तीसरे नंबर पे था 1973 1974। ये चेंज हुआ पैटर्न, इंपॉर्टेंट चेंज हुई वैल्यू के आधार पे। अगर हम बात करें तो अब टर्सरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर की जगह ले ली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो तीसरे नंबर पे हुआ करता था वो दूसरे नंबर पे चला गया, और जो प्राइमरी सेक्टर था जो पहले नंबर पे हुआ करता था वो सबसे लास्ट तीसरे नंबर पे चला गया वैल्यू के टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मामले में टर्सरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ा। Over 40 years between 1973 1974 and 2013-14, while production in all 3 sectors has increased. प्रोडक्शन तो सभी तीनों ही सेक्टर में बढ़ा है। अगर हम वैल्यू की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्सरी सेक्टर। बट हम अगर टर्सरी सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर में बढ़ा है। एज अ रिजल्ट, इन ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। करेक्ट। 1973-74 में हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर था। बट अब हमारा क्या हो गया, वो उसकी जगह ले ली, प्राइमरी सेक्टर की जगह किसने ले ली? टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की जगह ले ली टर्सरी सेक्टर 2013-14। व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? टर्सरी सेक्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है? देयर कुड बी सेवरल रीजंस, उसके बहुत सारे रीजन है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला रीजन देखते हैं। In any country, several services such as hospital,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड। ये सभी सर्विसेज बेसिक सर्विसेज हैं, एक बेसिक सेवाएं हैं, इसलिए वो चाहिए ही चाहिए। इन डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट हैज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस। किसी भी विकासशील देश में, जैसे हमारा इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में जनरली ये सर्विस प्रोवाइड, इनमें से ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करने का जो दायित्व है वो सरकार के कंधों पे होता है। दूसरा कारण, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ उसने क्या किया, डेवलप, सर्विस को भी डेवलप किया। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसमें अलग अलग वस्तुओं के लिए या सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ेगी। कोई किसान है, किसान ने प्रोडक्शन किया, यील्ड ज्यादा हुई, पैदावार ज्यादा हुई, अर्निंग भी ज्यादा हुई, तो उसको एजुकेशन चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए हेल्थ चाहिए, बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, क्रेडिट, जिससे और ज्यादा प्रोडक्शन हो, इनपुट और अच्छा आए, तो ये सर्विसेज उसको चाहिए। उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए अपने ज्यादा माल को बेचने के लिए। पहले वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में 200-300 साल पहले की अगर हम बात करें तो अपना भरण पोषण ही मुश्किल से हो पा रहा था। तो अब क्या है, टर्सरी सेक्टर का इसलिए डिमांड इंक्रीज हो। आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इन सब सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी डिमांड ऑफ सच सर्विस। जितना डेवलपमेंट होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, उतनी ही ऐसी जो सेवाएं हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तीसरा रीजन जो है टर्सरी सेक्टर का इंप्रूव होने का, एज इनकम लेवल राइज, जैसे कि आय का जो स्तर है वो बढ़ा, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज, और ज्यादा सर्विसेज की डिमांड हुई, जैसे कैसी, ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, टूरिज्म सेक्टर ने ग्रो किया, शॉपिंग्स वगैरह, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग्स का भी चलता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ गए, जो पहले सरकार का दायित्व होता था वो प्राइवेट भी प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, डांस वगैरह, स्विमिंग वगैरह, ये सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी आई उसमें, जिम्नेजियम वगैरह आए। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, शहरों में वो बहुत जल्दी से आए, स्पेशली बिग सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, इन सब में सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। फोर्थ, चौथा जो कारण है उसका, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ नई सर्विसेज भी ऐड हुई, जो आईटी और कम्युनिकेशन, आईसीटी जो हमारा एक एरिया है उससे रिलेटेड था, have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4 we shall see the example of new services and reason for the expansion. उसके एक्सपेंशन देखेंगे। कुछ और सर्विसेज भी आजकल है, जैसे एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल सर्विसेज हैं। जैसे आपने एआई से रिलेटेड अगर सर्विसेज की बात करूँ तो अमेजोन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, जो आपको अलर्ट करता है हर एक चीज़ के लिए, या फिर स्पीक, जो स्पीक ओरिएंटेड अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो सब वो सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाती है। नेट, एयरटेल फाइबर वगैरह, फाइबर की जो सर्विसेज है नेट की, वो भी आईसीटी सर्विस है। शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी परसेंटेज, अब जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है हर एक सेक्टर, वो भी देख लेते हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें 1973-1974 में, तो प्राइमरी सेक्टर लगभग 40% हमारा कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें खाली सर्विस सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की, तो ये कंट्रीब्यूट करता था, अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 49-50% हमारा टर्सरी सेक्टर। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये कितना करता था, ये लगभग 11 से 12%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम करता था, सेकेंडरी सेक्टर हमारा। और जब 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013-14 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जो पहले दूसरे नंबर पे वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कर रहा था, परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो कितने पे पहुंच गया, सबसे लास्ट। अब वो करता है मेयरली 14-16% प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20%। बट अगर मैं टर्सरी सेक्टर की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ी कि ये लगभग कितना कर रहा है अभी, 65% के लगभग। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो किसका हुआ, टर्सरी सेक्टर का। इसलिए ये रीजन दिए गए थे टर्सरी सेक्टर के एक्सपेंड होने के क्यों हुआ। और उसके अलावा हम देखेंगे कि बाकी जो रीजन के अलावा और क्या क्या कारण रहे इसके बढ़ने के। However, you must remember that not all the services sector is growing equally.
सभी सर्विसेज इक्वली ग्रो नहीं हुई, कुछ ज्यादा कुछ कम। जिसकी डिमांड ज्यादा, जैसे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड थी, चाहे वो इंजीनियरिंग, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, प्राइवेट स्कूल्स की बात हो, तो वो बहुत बड़े। बट सभी सर्विसेज, टूरिज्म की इंडस्ट्री बड़ी बड़ी, क्यों? क्योंकि टूरिज्म की डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर, हाँ, ये कि कोई सभी सब इक्वली वेल उस तरीके से नहीं बढ़ पाई। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के, अलग अलग स्किल्स उसके आधार में। एट वन एंड देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पे क्या है, एक लिमिटेड, at one end there are limited number of services that employ highly skilled and educated worker। एक तरफ देखते हैं कि स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर हम हायर करते हैं। एट अदर एंड, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर। सर्विसेज में और तरह के लोग भी हैं, जैसे छोटे दुकानदार हुए, रिपेयर करने वाले जो पर्सन हैं हमारे, ट्रांसपोर्ट के जो पर्सन जो हाईली स्किल्ड भी नहीं है, एजुकेटेड भी ज्यादा नहीं है। These people barely manage to earn living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available for them। बस कमा रहे हैं, अपनी कमा सकते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए, बस इतना ही कमाते हैं, ज्यादा नहीं कमा पाते। बट स्टिल इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इनके पास कि ये कहीं और भी जाके जो काम ढूंढ सके, वर्क की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, इसलिए उसमें काम करते हैं। Hence only a part of this sector is growing in importance। You shall read more about this in next section। next section में पढ़ेंगे हम where are most of the people employed। कहाँ है सबसे ज्यादा लोग, जो रोजगार जिसको मिलता है वो कहाँ पे है। ग्राफ 2 रिप्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स, देखा हमने। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द सेक्टर इन 40 इयर्स। इंपोर्टेंस हमने देखी कि टर्शियरी सेक्टर किस तरीके से इंपोर्टेंस बढ़ी। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेक प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा कि जीडीपी के मामले में, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा और अब नंबर 1 पे भी चला गया। उसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो वैल्यू में भी और परसेंटेज में भी उसमें बढ़ा। बट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट कौन सेक्टर कितना प्रोवाइड कर रहा है, उसमें ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। जैसे कि डेवलप कंट्री के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे कि डेवलप कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा था, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी थी। बट इंडिया के साथ डेवलपिंग कंट्री है तो ऐसी कुछ इमेज हमें देखने को नहीं मिल रही। कंट्रीब्यूशन वैल्यू के बात करें तो टर्शियरी सेक्टर की ज्यादा है, इंपॉर्टेंस है उसकी। बट अगर एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट से हम बात करें तो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि आज भी जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है वो कौन कर रहा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर। 2017-18 का डाटा है और ये 1977 और 78 का, लगभग 40 साल का बीच में गैप है। तो 44% के साथ हमारा प्राइमरी सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा जो प्रोवाइड करता है, और 77-78 में तो 71% था। हालांकि परसेंटेज डिग्री जरूर हुई है, बट स्टिल इंपॉर्टेंस अगर हम एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो आज भी प्राइमरी सेक्टर की है। टर्शियरी सेक्टर ये भी हमारा इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर भी हमारा इंक्रीज हुआ, बट स्टिल मैनेज नहीं कर पा रहा उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जो प्राइमरी सेक्टर हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 31, इतना ज्यादा चेंज नहीं है। जितना ज्यादा चेंज अगर हम कंपेयर करें वैल्यू में, अगर हम कंपेयर करें परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और कंपेयर करें परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर एब्जॉर्बिंग, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मोर देन 60% टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मेयरली 31% जो एम्प्लॉयमेंट है यहां से मिलता है। तो आज भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो कहां की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर की। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोवाइड कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर, और सेकंड नंबर पे टर्शियरी सेक्टर। बट अगर हम कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, टर्शियरी सेक्टर, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। तो ये जस्ट अपोजिट पिक्चर शो कर रहा है। व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपेंस इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्यों नहीं हुआ? इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्ब कर सकती हो इतनी ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हुई टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए ये हो पाया। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग पीरियड, मतलब जो वैल्यू थी, जो प्रोडक्शन जो हुआ, उनका आउटपुट जो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, वो 9 टाइम्स बढ़ गया। बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट
कितना बढ़ा? केवल 3 गुना। ये भी एक मिसमैच है कि जब हम प्रोडक्शन देखते हैं गुड्स का, वो तो बढ़ा 9 टाइम्स इन 40 सालों में, बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें इंडस्ट्रीज में, वो केवल 3 गुना बढ़ा। मतलब कि अगर हम बढ़ने की भी बात करें तो वो भी 3 गुना है। द सेम अप्लाइज टू टर्शियरी सेक्टर एज वेल। टर्शियरी सेक्टर का भी सेम ही हाल है। व्हेन प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर रोज अप बाय 14 टाइम। सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन की बात करें तो 14 गुना बढ़ा, बट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो केवल 5 गुना। तो एक बड़ा मिसमैच है। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट आज भी प्राइमरी सेक्टर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। आधे से भी ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। मेनली कहाँ? एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे मोर देन 50% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, और जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है? केवल 1/6। तो 1/6 लोग डिपेंड, मतलब मोर देन 50% डिपेंड कितने पे करते हैं? 1/6% ऑफ द जीडीपी। ये एक मिसमैच है, ये एक डिवाइड है सेक्टर्स के बीच में, इकोनॉमी के सेक्टर। इन कंट्रास्ट सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस whereas they employ less about half of the people. Does this mean that workers in the agriculture are not producing as much they could? क्या इसका ये मतलब है कि एग्रीकल्चर के में जो लगे हुए लोग हैं वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितना वो करना चाहिए था, उनको जितना कर सकते थे? देखेंगे अब दिक्कत क्या है एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, उसके साथ दिक्कत क्या है। व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर आर मोर पीपल। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास ज्यादा लोग हैं जितने वहां पे होने चाहिए थे, उससे भी ज्यादा लोग हैं हमारे पास। तो इसलिए क्या है वहां पे? अंडर एम्प्लॉयड है वो। जरूरत 2 की है, एम्प्लॉयमेंट 5। तो इसी एम्प्लॉयमेंट को हमने 9th क्लास में पढ़ा था। कैसा एम्प्लॉयमेंट है बताइए? जी हाँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने। एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी, 2 हेक्टेयर की लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है उसकी, डिपेंडेंट ओनली ऑन, किस पे डिपेंड करती है वो? अनइरिगेटेड लैंड पे, ओनली ऑन रेन। और जो अनइरिगेटेड लैंड है तो किसके लिए? रेन के लिए, बारिश पे डिपेंड करेगी, क्योंकि उसके पास ट्यूबवेल नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो उसको अपनी फसल को, अपनी जमीन को इरिगेट कर पाए। और फसल कैसी है? ज्वार है, अरहर है, जो बारिश पे डिपेंड करती है। ऑल 5 मेंबर ऑफ हर फैमिली वर्क इन अ प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। उसी जमीन के टुकड़े पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि और कहीं उनके पास वर्क है नहीं। और एवरीवेयर यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग। हर एक व्यक्ति जो है काम कर रहा है, कोई भी खाली नहीं बैठा। बट इन एक्चुअल फैक्ट जो है लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड। जितना काम कर सकते थे उससे कम काम कर रहे हैं, बट उतना नहीं कर पा रहे जितना उनको करना चाहिए था, जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी। ईच वन इज डूइंग सेम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड है ही नहीं। दिस सिचुएशन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. उनके पोटेंशियल से कम काम है। दिखने में लग रहा है कि काम कर रहे हैं, बट वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे कि मैं बता रहा था, इस एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? जब वो एक्चुअली में उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो मेनली कहां पे मिलता है? रूरल एरियाज में, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के सेक्टर में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में पूरी फैमिली डिपेंड होती है स्मॉल लैंड का प्लॉट पे। तो उसमें क्या दिक्कत है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो या 1 या 2 को उसने हायर कर लिया बड़े फार्मर ने। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, और एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी मजदूरी के माध्यम से, थ्रू वेजेस। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर द स्मॉल प्लॉट्स, 2 people मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन। 2 लोग अगर चले भी जाए तो भी प्रोडक्शन उसका अफेक्ट नहीं होगा। इन अबव एग्जांपल 2 people मे मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री, या फिर वो फैक्ट्री में भी काम करने जा सकते हैं। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। फैमिली की अर्निंग बढ़ेगी। They would also continue to produce much from their land. उतना ही उनकी लैंड से तो मिल ही रहा है, तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से भी बच पाएंगे।
देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी, लैक्स ऑफ फार्मर्स है, क्यों? क्योंकि 86%, मोर देन 86% जो फार्मर्स है हमारे, वो कैसे हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, मोर देन 86%। और वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? स्मॉल लैंड ऑफ प्लॉट, मतलब एक स्मॉल प्लॉट है एग्रीकल्चर का, उस पर डिपेंड करते हैं, उनकी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वहां पे जनरली किस चीज की प्रॉब्लम आती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector, provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. इसका मतलब ये है कि हम एग्रीकल्चर से निकाल के अगर उन लोगों को किसी और काम में लगाएं, तब भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगी, अर्निंग बढ़ेगी। तो शायद जो एग्रीकल्चर पे जो फैमिली डिपेंड कर रही है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर पे, उनकी अर्निंग बढ़ने से उनका स्टेटस भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अभी उनकी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। दिस मीन द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, तो टोटल फैमिली इनकम वो भी बढ़ जाएगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, अन्य सेक्टर्स में भी ऐसा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कहाँ देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कुछ कैजुअल वर्कर्स है सर्विस सेक्टर में, अर्बन एरियाज में, जो जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं है, हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, रोजाना उनको रोजगार देखना पड़ता है। देयर आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, हर एक दिन तो उनको काम मिलता नहीं है जनरली। या रिपेयर के जो लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनको रोज रोजगार मिलने का, डेली रोजगार मिलने का कोई गारंटी नहीं है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट, एक गाड़ी को खींचते हुए, सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड अ होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। कुछ लोग बेचते हुए मिलेंगे आपको, रेडी पटरी पे लोग बेचते हुए मिलेंगे, वो उससे ज्यादा कमा सकते थे बट कमा नहीं पा रहे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनके पास एक अच्छे अवसर नहीं है, इस वजह से वो कमा नहीं पा रहे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसी वजह से देश की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। इस एक्सरसाइज को कीजिएगा और कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। अब हमारे पास जो सबसे बेसिक मुद्दा है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा रोजगार हम कैसे क्रिएट करें उन लोगों के लिए जिनकी प्रोडक्टिविटी अभी हाइड हो रही है। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, वहां हमने देखा कि कुछ लोग अंडर एम्प्लॉयड हो रहे हैं, दिख रहा है कि एम्प्लॉयड है, बट उनके बिना भी उनकी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की सेम ही रहेगी, तो उनको हमें किसी और सेक्टर में अब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर हम अर्बन कैजुअल लेबर्स की बात करें जो डेली बेसिस पे रोजगार देखते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डेली रोजगार नहीं मिल पाता, रेडी पटरी के लोग हों या प्लम्बर्स या कुछ ऐसी कोई जॉब जिसमें जैसे रिपेयरमेंट की जॉब है, उनके लिए मिस्त्री वगैरह, पेंटर्स वगैरह, उनके लिए उनको रोज रोजगार नहीं मिलता। तो उन लोगों को कहाँ एब्जॉर्ब किया जाए, किस तरीके से उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, डिपेंडेंसी कम हो, और जनरली ये फायदा किसमें करेगी? कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करने में, और उनकी निजी तौर पे इंडिविजुअली उनकी फैमिली की इनकम भी रेज करने में। कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। सही बात है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसकी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको रोजगार है ही नहीं बिल्कुल भी। इन व्हाट वेज वन कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, एक किस तरीके से हम उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो स्मॉल फार्मर की बात हुई थी, जिसके पास 2 हेक्टेयर का प्लॉट है, अनइरिगेटेड लैंड है, इरिगेशन नहीं है वहां पे फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट जनरली क्या कर सकती है, उसको वहां पे कुछ पैसे खर्च करके या फिर बैंक से उसको लोन प्रोवाइड करके एक कुआं खुदवा सकते हैं, कुआं टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर अ फैमिली। एक कुआं वहां बन सकता है जिससे उसकी लैंड जो है वो इरिगेट हो जाए। लैंड इरिगेट होने से क्या होगा कि लक्ष्मी अभी एक फसल ले रही थी साल में, तो अब वो क्या करेगी, 2 फसल भी ले सकते हैं, सेकंड क्रॉप ले सकते हैं व्हीट वाली, जो रबी के टाइम पे तो मानसून नहीं होता, मानसून हमारा जनरली कब होता है, खरीफ के टाइम पे। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ द व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल। अगर 1 हेक्टेयर जो व्हीट है उसने प्रोवाइड किया 2 लोगों को 50 दिन के लिए रोजगार प्रोवाइड किया, चाहे वो बीज बोने में हो, पानी लगाने में हो, फर्टिलाइजर डालने में हो, तो लगभग 50 दिन का रोजगार वहां से क्रिएट हो गया।
या हार्वेस्टिंग के टाइम पे। सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो और ज्यादा उनके वहां पे लोग, मतलब उनकी जो फैमिली मेंबर्स है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है उनको। नाउ सपोज ए न्यू डैमेज कंस्ट्रक्टेड, एक नया डैम वहां पे बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म, और बहुत सारे ऐसे फार्म्स को हम इंडिविजुअली कुएं ना खोद के क्या करते हैं, कैनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इरिगेशन डैम जो बोलते हैं जिसको, जैसे कि इंदिरा कैनाल राजस्थान से आती है, और अभी आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग प्रकार की जो नर्मदा रिवर, सॉरी आंध्र प्रदेश में जो हमारी कृष्णा रिवर है उस पर हमारे अलग अलग इरिगेशन डैम्स हैं। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उससे क्या है, मल्टीपल फार्मर्स की जो फसल है वो खेत हैं जो इरिगेट हो पा रहे हैं। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है एग्रीकल्चर के अंदर ही, वो कम होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ेगी, उससे अर्निंग भी इंक्रीज होगी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, अब वो पहले से ज्यादा कमाने लगे, सपोज करो। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, उनको कुछ बेचना भी पड़ेगा। बेचने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, टाउन तक जाएगी जो। और अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे किस चीज के, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए, स्टोरेज के लिए, या ग्रामीण सड़कों को अच्छा कर दे, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करे, मिनी ट्रक्स वहां पे पहुंच सके, छोटे ट्रक जो है, जिससे लक्ष्मी जैसे जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी फसल को टाउन तक पहुंचा के मंडी के थ्रू उनको सेल कर सके, बेच सके। हु नाउ एक्सेस टू वाटर, जिनको पास पानी पहुंच चुका है, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दिस क्रॉप्स, वो लगातार जारी रखेंगे फसल को उगाना और उसे बेचना। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर्स, और लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड करेगी। किस तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, रोड बनाने वाले, जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले लेबर है उनको भी जॉब मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रेड, व्यापार अब होगा, व्यापार के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। लक्ष्मीज नीड इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वाटर अलोन, उसकी जो आवश्यकता है वो केवल पानी से ही जुड़ी हुई नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड सी ऑल्सो नीड सीड्स, इनपुट भी तो चाहिए उसको। इनपुट क्या क्या है हमारे पास, जैसे बीज हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं जो खाद वगैरह है, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हो सकते हैं, ट्रैक्टर्स या उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स, पंप सेट हो सकता है पानी निकालने के लिए, तो ये सब भी उसको चाहिएगा। बीइंग अ पुअर फैमिली वो अफोर्ड तो कर नहीं पाएगी इसको, उसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। या तो मनी लेंडर से ले और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करे, या फिर जो दूसरी सुविधा सरकार अगर कर सकती है तो, और करती भी है, वो क्या कर सके, लोकल बैंक से उसको क्रेडिट मिल जाए एक रीजनेबल रेट पे, जिसको चुका पाए, जिससे डेब्ट का बर्डन ना हो, कर्ज का बर्डन ना हो ज्यादा लोकल बैंक से। शी विल बी एबल टू बाई ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। दिस मीन्स अलोंग विद वाटर, इसका मतलब है कि पानी के अलावा उसकी जरूरत क्या है कि चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट उसको मिल जाए, जिससे उसको इनपुट उसको अच्छा लगे, उसको जो मशीनरी चाहिए वो उसको मिल पाए, और फार्मिंग उसकी इंप्रूव हो। तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट वाले में, इसके बारे में और ज्यादा कि क्रेडिट किस तरीके से हम इजिली अवेलेबल करवा सकते हैं, क्रेडिट किस तरीके से हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए, या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमईज के लिए किस तरीके से प्रोवाइड होगा, तीसरे चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो सेमी रूरल एरियाज हैं, जो अर्ध ग्रामीण इलाके हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसी लोकल इंडस्ट्रीज को जिनको प्रमोट किया जाए और लोकेट किया जाए, जिससे और ज्यादा रोजगार हमारा क्रिएट हो। जनरली ये बात कर रहे हैं किस चीज की, एमएसएमईज की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हम सेटअप कर सकते हैं ऐसे एरियाज में। उससे 2-3 फायदे हैं। जो हमारे सेमी रूरल एरियाज हैं उनको, उनके पास हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट हो सकता है, तो उससे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि जो माइग्रेशन है शहर के लिए वो भी कम होगा, अर्बनाइजेशन कम होगी, तो उससे माइग्रेशन, शहरों पे जो बोझ पड़ता है, बर्डन पड़ता है, वो भी हमारा कम हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर उगाने की कोशिश की, और चिक मटर वगैरह उगाने के लिए डिसाइड किया। सेटिंग अप अ दाल मिल, और एक दाल मिल उन्होंने लगा लिया टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज। अब दाल को प्रोसेस करने के लिए, उसकी वैल्यू एडिशन करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कुछ नया प्रोडक्ट के लिए उन्होंने एक दाल मिल भी लगा लिया। और सेल इन द सिटीज इन वन सच एग्जाम्पल, और शहरों में उसको बेच दिया। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, यदि कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए तो वो क्या अपॉर्चुनिटी करेगा फार्मर्स के लिए,
अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि पटेटो, ऑनियन, इनको स्टोर करेंगे और कब बेचेंगे? सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड, जब प्राइस अच्छे हो तब बेच दो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि फार्मर्स के पास स्टोरेज नहीं है, इसलिए उनको साथ के साथ बेचना पड़ता है, साथ के साथ सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो इसलिए फार्मर को जो प्राइस मिलता है वो प्राइस नहीं होता जो कंज्यूमर पेड करता है अल्टीमेटली। फार्मर, अगर मैं बात करूं एक जनरल एग्जांपल की, अगर कोई कस्टमर 20 रुपए किलो आलू खरीद रहा है तो समझो फार्मर ने उस आलू को बेचा 1 रुपए किलो। इतना जो मिडिल मैन है, इतना जबरदस्त तरीके से वहां पे एक एक उसको कह सकते हैं एक शोषण होता है कस्टमर्स का। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, और फार्मर्स का भी इसमें शोषण है, उसको अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते इस वजह से। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया, जो जंगल एरिया के नजदीक में जो गांव है, वहां पे हनी कलेक्शन का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, शहद पालन, शहद का जो बिजनेस है, बी हार्वेस्टिंग का। फार्मर्स क्या कर सकते हैं? वाइल्ड हनी जो है उसको बेच सकते हैं, उसकी डिमांड भी हो जाता है मार्केट में। इट ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी हो सकती है जो वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करें। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेनली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपने एक वर्ड सुना होगा मेगा फूड पार्क वगैरह। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। इसका क्या होता है कि कलेक्शन सेंटर्स लगाया जाता है गांव के नजदीक में, वहीं का प्रोडक्ट वहीं पे कलेक्ट होता है, उसके बाद उसका प्रोसेस करते हैं उसको और एक नए प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है फूड प्रोसेसिंग के लिए। हमारी कंट्री में केवल 2 से 5% ही फूड प्रोसेस हो पाता है, जबकि चाइना की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 90% है फूड प्रोसेसिंग। और फूड प्रोसेसिंग से फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए यही एक कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हम फार्मर की जो इनकम है उसको डबल कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे हम फार्मर की जो प्रोडक्ट है, जो पेरिशेबल आइटम है, उसको हम सड़ने से, गलने से बचा सकते हैं प्रोसेस के थ्रू। उसके लिए हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और वेजिटेबल को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि पटेटो, आलू की, शकरकंद की, राइस, चावल की, गेहूं, टमाटर, फ्रूट्स वगैरह कैन बी सोल्ड आउटसाइड मार्केट। बाहर की मार्केट में भी बेच सकते हैं प्रोसेस करके उसको। सॉस बना सकते हैं टमाटो से, जूस बना सकते हैं फ्रूट से, पैकिंग कर सकते हैं, उसकी पैकिंग करके फिर उसको कहीं भी बेच सकते हैं। दिस वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरी लार्ज अर्बन सेंटर्स। इसके माध्यम से क्या होगा कि हम सेमी रूरल एरियाज में भी जॉब प्रोवाइड करवा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे, और उसमें माइग्रेशन भी नहीं होगा, और लार्ज सिटीज जो है उनके सेंटर्स की भी हमें जरूरत नहीं होगी। और फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से विद द हेल्प ऑफ टर्शियरी सेक्टर उसको हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उससे अर्निंग भी बढ़ेगी और डिपेंडेंसी भी कम होगी। जैसे गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक हरियाणा का विलेज है, यहाँ पे गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। डू यू नो दैट इन इंडिया 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ऑफ 5 to 29 ईयर्स। अब भारत में क्या है कि 5 से 29 साल की जिनकी एज है उनकी एक बड़ी पॉपुलेशन है। लगभग आउट ऑफ दी 60% लोग हैं, ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उनमें से केवल 51% ही स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। जो लेस देन द रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 ईयर्स मे नॉट बी, मे बी एट होम, और मेनी ऑफ देम वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स। कुछ बाल मजदूरी भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा जत्था हमारा युवा है, उसका हमें यूटिलाइज करने के लिए उसको एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, वो हम दे नहीं पाए, बट उसके लिए कोशिश की जा सकती है। अगर ये चिल्ड्रंस जो हैं इनको स्कूल अटेंड करने को मिले तो क्या क्या चाहिएगा हमें? मोर बिल्डिंग्स चाहिएगी, मोर टीचर्स चाहिएंगे, और ज़्यादा टीचर चाहिए, स्टाफ और ज़्यादा चाहिएगा। एक स्टडी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग कमीशन का कहना है, जो अब नीति आयोग हो गया है, कि हमें 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं केवल एजुकेशन सेक्टर में, अकेले एजुकेशन सेक्टर में। अब हमने देखा कि केवल उस 60% जो हमारे 15 से 59 है, उनमें से केवल 51% जो है वो केवल उसमें स्कूल में गए, बाकी लोग नहीं गए। तो एजुकेशन सेक्टर में अकेले कितना जॉब प्रोवाइड हो सकता है? 20 लाख जॉब। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हमें हेल्थ सुधारनी है तो वी नीड मोर डॉक्टर्स, हमें ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, नर्सेज की जरूरत है, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है, टू वर्क इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए। देयर आर सम वेज इन बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट।
लास्ट चैप्टर में हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि केवल इनकम नहीं, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज जैसे कि एजुकेशन हुई, हेल्थ हुई, ये सब इस पर हम डिस्कस किया था कि किस तरीके से डेवलपमेंट का पार्ट है, विकास का पार्ट है। ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है किसी कंट्री की स्टेटस को डिसाइड करने के लिए कि वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, कि वहाँ पे एजुकेशन कैसी प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ कैसा प्रोवाइड किया जाता है, और कितने लोग उसके आउट ऑफ द स्कूल है, कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसकी एक सर्टेन एज लिमिट में। तो उसके लिए डेवलपमेंट भी एक अलग फैक्टर है। एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दैट एरिया। क्या हो सकते हैं वो एरिया जिसमें जो प्रोवाइड हो, जैसे कि टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, न्यू सर्विसेज लाइक आईटी। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, उनके लिए चाहिएगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट भी चाहिएगी। फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म सेक्टर, अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें या जिस सेक्टर की बात करें इंप्रूव हो जाए, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। टूरिज्म सेक्टर एक इंटरडिपेंडेंट सेक्टर है, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, अलग अलग होटल्स की सर्विस हो सकती है, हेल्थ की सर्विसेज हो सकती है। तो टूरिज्म सेक्टर के अकेले टूरिज्म सेक्टर को अगर हम डेवलप करें और ज्यादा उसको एनकरेज करें तो केवल अकेला टूरिज्म सेक्टर हर साल 35 लाख लोगों को रोजगार जनरेट कर सकता है। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए वी नीड सम क्विक मेजर्स। रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क। राइट टू वर्क का एक को इम्प्लीमेंट किया, किसके थ्रू? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अंडर दिस एक्ट जितने भी लोग हैं रूरल एरियाज की, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो वहां पे गारंटीड है 100 दिन का रोजगार उनको मिलेगा, और अगर नहीं मिला रोजगार तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, वो मिलेगा। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंसेज अंडर द एक्ट। उनको प्रेफरेंसेज उनमें मिलेंगे। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्लास हम तीसरे पार्ट में जाएंगे। तीसरे पार्ट के लिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर था, वो टेक्निकल चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए अभी तक के लिए सेकंड पार्ट तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।